हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 20 को कवर करेंगे, जो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के तपस्या नोट से संबंधित है। और ये जो आपके तपस्या नोट्स के अंतर्गत वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर की जा रही है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसकी कोई भी क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगा तपस्या नोट्स प्री प्लस मेंस की प्लेलिस्ट, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये 20 लेक्चर है और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के भी 9-10 लेक्चर हो चुके हैं, वो भी अब शुरू किया जाएगा। जल्दी उसे भी कंप्लीट करेंगे और एनवायरनमेंट भी इसके बाद शुरू होगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको बताते चलूं कि ये आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, इन सभी के प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसमें हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर लिया है, क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे ओशिनोग्राफी अर्थात समुद्र विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम महासागर का तापमान, महासागर की लवणता, ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें और साथ ही साथ महासागर की जलधाराओं के प्रतिरूप के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो यहाँ पर आज हमारा टॉपिक शुरू होगा ओशिनोग्राफी, ठीक है। और ये आपके हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ये मैं आपको बता दूं कि हमारे जो तपस्या नोट्स हैं, जिसमें 8 सब्जेक्ट हैं, ये पूरी तरीके से पेड नोट्स होते हैं, जबकि क्लासेस सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे फ्री मिलती हैं आपको यूट्यूब पर, जिसके लिए आप हमारे डिस्प्ले पे नंबर दिया रहा है 8527594636, ठीक है। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और यही नंबर आपको वीडियो के नीचे मिलेगा, वहां पर मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले समझना होगा कि समुद्र विज्ञान का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, या समुद्र कह दो या महासागर कह दो या वाटर बॉडीज भी कह सकते हो आप इसे, इसका मतलब केवल ये नहीं है कि हम केवल समुद्रों का अध्ययन करेंगे। भाई समुद्र में आप सागर भी कहते हो, महासागर भी कहते हो, नदियां भी आती, जल निकाय भी आते हैं, जितने भी वाटर कंपोनेंट्स या वाटर बॉडीज आती हैं वो सभी का अध्ययन यहाँ पे किया जाएगा। तो स्पेशली सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि जैसे सूर्य के द्वारा जो तापमान वृद्धि होती है हमारे स्थल खंड पे, तो हमने उसके परिणामों को अध्ययन किया। लेकिन उसी तरीके से जब महासागर के टेम्परेचर में परिवर्तन होता है तो उससे क्या चीजें देखने को मिलती हैं, इसे देखेंगे। साथ ही साथ महासागर की लवणता कैसे जो है कि निर्धारित होती है, और महासागर में उठने वाली जो जलधाराएं होती हैं, जिसे हम ठंडे जलधाराएं या गर्म जलधाराएं कहते हैं, जिससे हमारा वाटर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इन सभी के इम्पैक्ट को हम करेक्ट करेंगे। अगर मैं एक बेसिक आइडिया दे दूं आपको कि महासागर के तापमान का जो रिलेशन होता है वो डेंसिटी से इनवर्स रिलेशन होता है। यहां पर एक वर्ड आता है डेंसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं घनत्व। घनत्व सबसे अधिक किसका होता है? ठोस का होता है, जबकि सबसे कम किसका होता है? गैस का। घनत्व का मतलब होता है कि जिस भी वस्तु का आप घनत्व चेक करना चाह रहे हो, चाहे वो ठोस वस्तु का हो, चाहे लिक्विड का हो, चाहे गैस का हो, जब अणु उसके बहुत नजदीक होंगे, आपस में संकुचित होंगे, आपस में एकजुट रहेंगे, तब उसे हम कहते हैं कि इसका घनत्व ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपके पास 1 गिलास पानी है और आपने उस 1 गिलास पानी को गर्म करना शुरू किया, आधा गिलास पानी लगभग भाप बन के ऊपर उड़ चुका है, भाप बन के ऊपर जा चुका है। अब आपके पास जो आधा गिलास पानी बचा है वो वैसा पानी होगा जो बिल्कुल बहुत संकुचित होगा, या दूसरी भाषा में कहें कि 1 गिलास की अपेक्षा जो पानी कम रह गया है उसका घनत्व ज्यादा है, वो ज्यादा जो है कि ठोस अवस्था की ओर प्राप्त हो रहा होगा। और इसका इनवर्स रिलेशन होता है टेम्परेचर से, क्योंकि जब भी टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, ठीक है, तो डेंसिटी का अपोजिट रिलेशन हो जाता है। इसी तरीके से हम अगर सैलिनिटी की बात करते हैं, सैलिनिटी मतलब होता है लवणता। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी लवणता भी बढ़ेगी। लवणता का मतलब क्या होता है? समुद्र या महासागर में जो खारापन होता है, जो नमकीन स्वाद होता है, वो आपकी कैसे वृद्धि होगी। सिंपल सी बात है, अगर आप एक समुद्र का 1 बाल्टी पानी लीजिए और आप उस पानी को जो है कि गर्म करते जाइए, गर्म करते जाइए, टेम्परेचर बढ़ा के गर्म करते जाइए, और इसकी वजह से क्या होगा, जब आप गर्म लगातार कर रहे हो तो बहुत सारा पानी भाप बन के उड़ जाता है और बाल्टी के नीचे तली में बहुत सारा सफेद सा एक पाउडर छूट जाता है। उस पाउडर को कहते हैं लवणता। अर्थात जितना अधिक तापमान था उतना अधिक वाष्पीकरण हुआ, इवेपोरेशन होने के बाद जो पानी बचा या जो सॉल्ट बचा वही इसका सफेद सफेद लवण कहलाता है। इसका मतलब हो गया कि जितना अधिक तापमान अधिक होगा उतनी हमें लवणता प्राप्त होगी। इसी तरीके से महासागर की बात करेंगे, यानी जलधाराओं की, जिधर डेंसिटी कम होगी उधर से हमेशा अधिक की ओर, या यूं कहें कि अधिक से कम की ओर जो है कि हमेशा महासागर की जलधाराएं चलती हैं। क्योंकि वाटर का एक बेसिक नेचर होता है, बेसिक एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि हमेशा पानी अधिक से कम की ओर जाता है, कम से अधिक की ओर नहीं जाता है, पानी हमेशा अधिक से
कम की ओर जाता है। तो ये सभी चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हालांकि आज की क्लास में पूरा नहीं कंप्लीट होगा, लेकिन अगले 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे भाई कि महासागर के टेम्परेचर में क्या परिवर्तन आता है। जैसे अगर हम बात करें 0 डिग्री की और बात करते हैं अगर हम 23.5 डिग्री नॉर्थ की, या इसे कर्क रेखा कह दीजिए, या 23.5 डिग्री साउथ की बात करें, तो अगर सूर्य अगर हमारा ऊपर की ओर जा रहा है तो भाई यहां पर पाए जाने वाले जितने भी समुद्र हैं, इन बीच में जितने भी समुद्र पाए जा रहे हैं, इन महासागरों में जितना भी पाया जा रहा है, तो उसमें पानी का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, उसके टेम्परेचर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इन सभी का स्टडी करेंगे। लेकिन अगर इसी के साथ साथ ये सूर्य दक्षिणायन करने लगे, मकर रेखा की ओर जाएगा, तो यहां पर जो पानी पाया जाता होगा, यानी कि जो समुद्र होगा, वाटर बॉडीज होगी, इनके टेम्परेचर में क्या परिवर्तन होगा और इनके साथ क्या क्या इनकी विशेषताएं देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि महासागर के ऊपर जो तापमान का इंपैक्ट पड़ता है, तो पहला होता है कि महासागर में ऊष्मन और शीतलन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे हम, कि महासागर जैसे जैसे गर्म होता है और जैसे जैसे ठंडे होते हैं, उनके बाद क्या परिणाम होता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्थल खंड की अपेक्षा जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, स्पेसिफिक हीट, जिसको हम कहते हैं SH। ठीक है, आप इसको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी कह सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे आर्द्रता की बात नहीं कर रहे हैं, हीट की बात कर रहे हैं, ये जिसकी अधिक होती है। तो जल की अधिक होती है, इसीलिए स्थल खंड की अपेक्षा जल धीरे धीरे गर्म होते हैं, तो धीरे धीरे ही ठंडे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि महासागर के तापमान को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, और ये सीधा सीधा आपका प्रश्न बन जाता है मेंस की आंसर राइटिंग में भी, जब आपसे पूछा जाता है कि महासागर के तापमान को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों पर चर्चा कीजिए। यूपी PCS मेंस पूछ लिया गया, UPSC में थोड़ा सा और इसका डिटेलिंग करके पूछ लिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई महासागर के तापमान को कौन कौन निर्धारित करते हैं कारक, उच्चावच निर्धारित करते होंगे, ठीक है, फिर सूर्य की तिरछेपन की किरणों का निर्धारण होता होगा, पृथ्वी की घूर्णन गति निर्धारित करती होगी, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इनको निर्धारित करते हैं। और इसी के बाद एक हमारा और भी अगला टॉपिक आएगा कि महासागर के तापमान का वितरण। जैसे अगर मैं एक ग्लोब बना देता हूं, तो भाई 0 डिग्री पे टेम्परेचर कैसा होता है, बहुत अधिक होता है, तो स्थल खंड पे तो होता ही है, लेकिन महासागर पे होता है या नहीं। फिर उसी तरीके से जैसे जैसे आप एक एक अक्षांश ऊपर बढ़ते जाओगे, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, ऐसे करते करते आप 90 डिग्री तक जाओगे, तो टेम्परेचर का वितरण कैसा हो रहा है, ये अक्षांशीय वितरण भी दिखाना है और देशांतरी वितरण भी दिखाना है। देशांतरी वितरण का मतलब होता है कि जब आप एक ही क्षेत्र के देशांतरी विस्तार की बात करते हो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम भारत की बात करें, तो भारत का अगर आप अक्षांशीय विस्तार देखोगे, तो भाई जितना टेम्परेचर हीट तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में मिलेगा, उतना आपको उत्तर भारत में नहीं मिलता है। लेकिन अगर देशांतरी विस्तार की बात करें, तो आप उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम्पल ले रहे हो, तो उत्तर प्रदेश के देशांतरी विस्तार में कितना कितना टेम्परेचर अलग अलग देखने को मिल रहा है, ये देशांतरी विस्तार से आप पता कर सकते हो। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इसी को हम कहते हैं महासागर के तापमान का अध्ययन। अब चलते हैं, हम एक एक करके टॉपिक को समझना शुरू करेंगे, और उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगेगी आपको, तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और कॉन्सेंट्रेट करके अगर आप पूरे टॉपिक को समझोगे, तो बहुत आसानी से आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई महासागर के लिए ऊष्मा के स्रोत क्या हो सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है पृथ्वी के लिए या स्थल खंड के लिए, तो आप सबसे पहला जवाब देते हो कि सर सूर्य है। सूर्य ही सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ एनर्जी देता है, या यूँ कहें कि लाइट वहीं से आती है या प्रकाश वहीं से आता है, इसलिए तापमान भी वहीं से आता है। तो भाई महासागर के लिए भी तो कुछ ऐसा ही होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मुख्य स्रोत तो रहेगा सूर्य की विकिरण, यानी कि सौर विकिरण, जो कि सर्वाधिक इंपॉर्टेंट माना जाता है। अन्य स्रोतों में भी अगर आप देखोगे तो कुछ ज्वालामुखी प्रक्रियाएं भी होती, जहां से भी टेम्परेचर रिलीज होता है। साथ ही साथ जल दबाव की क्रिया भी होती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होती है, सबसे कम महत्वपूर्ण होती है, या यूं कहें कि नगण्य होती है। लेकिन हम सबसे पहली बात करेंगे सौर विकिरण की। अब अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के तरीके से समझाना चाहूँ कि ये आपको दिख रहा है दोस्तों एक समुद्र या महासागर या जो भी समझ लीजिए इसमें, ठीक है। जब इसमें सूर्य की किरणें प्रवेश कर रही हैं, 100 यूनिट शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रही होंगी। अब शॉर्ट वेव रेडिएशन क्या होती है, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है उसे हम शॉर्ट वेव रेडिएशन या लघु तरंग विकिरण कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। और दूसरा, जो हम पृथ्वी के द्वारा रिटर्न किया जाता है या महासागर के द्वारा रिटर्न किया जाता है, उसको हम सामान्य भाषा में लॉन्ग वेव रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घ तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, यानी दीर्घ तरंग विकिरण बोलते हैं। तो पृथ्वी के द्वारा जो रिटर्न करने की प्रक्रिया थी वो तो हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ ली थी, लेकिन यहाँ महासागर भी तो कुछ तापमान को रिटर्न करेगा ना भाई। जितना महासागर ने 100 यूनिट अगर उसने SWR अर्थात शॉर्ट वेव रेडिएशन को ग्रहण किया है, अगर ये वापस नहीं करेगा तो महासागर तो गर्म ही रह जाएगा
भाई ठंडा कैसे होगा, इसीलिए रिटर्न करना भी क्या होता है, जरूरी होता है। तो रिटर्न करने का जो तरीका होता है 51 यूनिट तो दोस्तों वाष्पीकरण से रिटर्न हो जाता है, क्योंकि जो इवेपोरेशन होता है जिसकी वजह से जो हीट होती है, जो लेटेंट हीट होती है ना, सेंसिबल हीट, वो लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात संवेदनशील ऊष्मा गुप्त ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है। जो जल के अंदर हीट होती है वो भाप के रूप में परिवर्तित होकर निकल जाती है। तो समुद्र क्या हुआ, थोड़ा ठंडा हो गया। 46 यूनिट जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में निकल जाती है, और लगभग 3 यूनिट चालन मेथड के द्वारा, अर्थात संपर्क मेथड जिसे हम कहते हैं। चालन मेथड में क्या होता है, अणुओं का ट्रांसफर नहीं होता, अणु शिफ्ट नहीं होते, बल्कि आसपास की जो संपर्क वायु होती है या संपर्क क्षेत्र होता है वो सभी जो है कि वहां पे एनर्जी रिड्यूस हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात करोगे सर्दियों में, ठीक है, मान लो सर्दियों में महासागर को जब अपना तापमान निकालना होता है तो जब जो हीट रहती है जब उसे रिलीज करता है तो आसपास का जो स्थल खंड होता है या वायु होती है वो धीरे धीरे गर्म हो जाती है, और हमें ज्यादा बेहतर लगता है सर्दियों में समुद्रों के किनारे बैठना। क्यों? क्योंकि चालन मेथड से आसपास की जो वायु थी, आसपास का जो तटीय क्षेत्र था वो गर्म हो गया, क्योंकि अपनी गर्मी को सूर्य ने क्या किया, महासागर ने स्थल खंड की ओर या आसपास की वायु की ओर चालन मेथड से भेज दिया, जिससे आसपास का एटमॉस्फेयर क्या हो गया, गर्म हो गया और हमें आराम मिलने लगा। अब जरा इसी चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट वाइज रूप में, कि मान लेते हैं महासागर ने 100 यूनिट शॉर्ट वेव रेडिएशन का अवशोषण किया, जिससे जल की सतह का तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। शीतलन की प्रक्रिया के समय, शीतलन प्रक्रिया का मतलब जब महासागर अब ठंडे होने की प्रक्रिया में आया शाम के समय में, भाई दिन में तो सूर्य से तापमान ही मिल रहा है, लेकिन शाम में जब ठंडे होने की क्रिया हुई तो उसने वाष्पीकरण से अपनी 51 यूनिट को रिलीज कर दिया, लॉन्ग वेव रेडिएशन से 40 यूनिट को रिलीज किया, 3 यूनिट को उसने चालन मेथड के द्वारा ऊष्मा का निष्कासन कर दिया। जो भी उसने ऊष्मा ग्रहण की थी सूर्य से वो सारी इस तरीके से रिटर्न कर दी। और शीतलन प्रक्रिया में वाष्पीकरण का सबसे अधिक योगदान होता है। अगर वाष्पीकरण नहीं होता तो समुद्र लगातार गर्म बने रहते, और इसीलिए समुद्रों का ठंडा होने के लिए वाष्पीकरण जरूरी है। और इसीलिए सर्दियों में सामान्यतः क्या होता है, महासागर से हीट कम निकलती, वाष्पीकरण कम हो पाता है, क्योंकि सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। अब अगर हम इसी चीज को उल्टा करके गर्म में देखें, गर्मी में, ये तो होगी शीतलन की, अगर हम गर्मियों में देखते हैं तो वाष्पीकरण के प्रभाव से जल की सतह का तापमान संलग्न वायु परतों की अपेक्षा कम हो जाता है। भाई वाष्पीकरण का प्रभाव था गर्मी में, क्या हुआ, गर्मियों में जो है कि बहुत तेजी से टेम्परेचर बढ़ रहा था और धीरे धीरे सारा का सारा जल का इवेपोरेशन हो रहा था, यानी वाष्पीकरण हो रहा था, जिससे जल की सतह का तापमान क्या हो गया, कम होने लगा। क्योंकि जल की सतह में जो गर्मी थी, जो सेंसिबल हीट थी, वो तो वाष्पीकरण के रूप में वायुमंडल में चली गई ना, गर्माहट सारी वायुमंडल में चली गई। अब जल क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया, और जो आसपास की वायु थी, जल के आसपास की वायु जो तटीय क्षेत्रों में होगी या समुद्र के थोड़ा सा ऊपर होगी, वो सभी तो गर्म थी, लेकिन समुद्र का जल ठंडा हो गया। और अगर हम यही चीज सर्दियों में देखते हैं तो वाष्पीकरण के दर नगण्य होने से जल की सतह से ऊष्मा का निष्कासन ही नहीं हुआ, क्योंकि सर्दियों में तो सामान्यतः सूर्य भगवान के दर्शन भी नहीं होते हैं। इस वजह से वाष्पीकरण बहुत कम होता है, और जितनी भी हीट होती है वो समुद्र के अंदर बनी रहती है, जिससे आसपास की एरिया में क्या होता है, यहाँ पे संलग्न वायु परतों की अपेक्षा अधिक होता है इसका तापमान। तो सिंपल सी बात अगर मैं कहूं, गर्मियों में क्यों हम समुद्र के किनारे बैठना चाहते हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे बैठने से, वाष्पीकरण होने से समुद्र की जल की सतह का तापमान कम हो जाता है, जिससे समुद्र के किनारे बैठने से हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि उसके तापमान कम हो चुका है। अगर हम सर्दियों की बात करें, समुद्र के किनारे बैठने से क्यों गर्मी लगती है, क्योंकि वाष्पीकरण दर नगण्य होता है, जिससे समुद्र का जल गर्म बना रहता है, और आसपास बैठने से हमें हल्की गर्माहट महसूस होती है, जो ठंड के लिए बेहतर होती है। तो इसीलिए ठंडी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, महासागर के किनारे बैठना या महासागरीय बीच पे घूमना बहुत ही बेहतर माना जाता है। और यही कारण है कि तटीय क्षेत्रों में, भारत के सभी क्षेत्रों में तटीय क्षेत्र जो हैं वहां पर नॉर्मली लोग पतले कपड़े पहन के ही रहते हैं। सर्दियों में भी एक कॉटन की शॉल वगैरह रख लेते हैं, बाकी और उन्हें कोई ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता अपने विंटर सीजन के लिए। तो यहां तक बातें समझ में आ गई। अब जरा इसको भी देख लो, महासागर की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण, किससे अधिक है, कंपैरिजन हो रहा होगा तभी तो हम कह रहे होंगे। तो भाई जाहिर सी बात है, जहां जहां महासागर है उसके आसपास कोई ना कोई स्थल खंड होगा, कोई देश होगा जहां पे लोग रहते होंगे। तो स्थल खंड तो मैंने कल की क्लास में बताया था कि बहुत तेजी से गर्म होता है और बहुत तेजी से ठंडा हो जाता है, परंतु जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण इसकी ऊष्मन की प्रक्रिया भी धीरे धीरे होती है और शीतलन की प्रक्रिया भी धीरे धीरे होती है। यानी अगर सूर्य का प्रकाश महासागर को दिया जा रहा है तो वो धीरे धीरे गर्म होगा, और सूर्य का प्रकाश जब हटा दिया जाता है
तो महासागर ठंडा भी धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं है कि स्थल खंड की तरह तेजी से गर्म हुआ तेजी से ठंडा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। धीरे धीरे जो है कि वो गर्म होता है और धीरे धीरे वो ठंडा भी होता है। जल की सतह का वार्षिक तापांतर नगण्य हो जाता है, क्योंकि तापमान में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है मुझे। भाई धीरे धीरे ही गर्म हो रहा है, धीरे धीरे ही ठंडा हो रहा है, तो कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा है। इसीलिए वार्षिक स्तर पे जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो नगण्य हो जाता है। और महासागर में वायुमंडलीय आर्द्रता औसत से अधिक हो जाती है और दैनिक तापांतर भी नगण्य होता है, क्योंकि वायुमंडल में आर्द्रता जो होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, जो जलवाष्प की मात्रा होती है, वो औसत से अधिक हो जाती है, ठीक है, महासागर में। और साथ ही साथ दैनिक तापांतर भी नगण्य होता है। तो ये पूरे कारण थे जो मैंने आपको बताया कि कैसे महासागर तापमान को ग्रहण करता है और तापमान को रिलीज करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम पूरे महासागर या पूरे विश्व की बात करें तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन पे तापमान को निर्धारित किया जाता होगा। तो एक एक करके हम चीजों को समझेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं, यहां पर क्या बात करूंगा मैं आपसे कि प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई महासागर का कोई भी हिस्सा मान लीजिए, या समुद्र का या महासागर का किसी एक क्षेत्र में आप देखो कि कितना जो है कि उस क्षेत्र में सौर ऊर्जा की मात्रा प्राप्त हो रही है, और ये डिपेंड करेगा आपतन कोण से, इसका सीधा संबंध होता है। और इसीलिए हम इसको अक्षांशीय स्थिति के तौर पर भी हम कह सकते हैं। भाई सीधी सी बात अगर आप समझना चाहो मेरे प्यारे भाई, कि अगर हम 0 डिग्री के आसपास के महासागरों की बात करें तो डेफिनेटली कि इस पे तो तापमान अच्छा खासा मिल रहा होगा, क्योंकि 0 डिग्री के आसपास तो सूर्य का हमेशा विचरण रहता है। अगर मैं बात करूं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच की बात करूं, यानी उष्ण कटिबंधीय महासागरों की बात करूं, तो नो डाउट एवरेज जो है कि तापमान अच्छा खासा यहाँ पे मिल रहा होगा। 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होगा, या 22 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है। परंतु कर्क रेखा या मकर रेखा के ऊपर जाने पे, यानी आप उपोष्ण कटिबंधीय जोन में अगर जाओगे, शीतोष्ण कटिबंधीय जोन में जाओगे, ध्रुवीय क्षेत्रों में जाओगे, तो यहां पर कहीं ना कहीं क्या होगा, तापमान कुछ तो कम होगा। या साउथ में भी अगर आप इसी तरीके से देखोगे तो यहाँ पे भी तापमान कुछ तो कम होगा। यहाँ पे जो समुद्र होंगे उनमें तापमान कम होगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचती, तिरछेपन में वृद्धि हो जाती है कुछ इस तरीके से। जैसे मान लो ये सन है, तो इसकी किरणें यहाँ सीधी पड़ रही हैं, 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 यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे ये तिरछेपन में वृद्धि हो रही है, अर्थात सूर्य का तापमान क्या हो रहा है, कम पहुंच रहा है। अभी इसके बारे में मैं क्लाइमेटोलॉजी में बता चुका हूं, वहां भी देख लेना, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कि 0 डिग्री से 90 डिग्री जाने पर आपतन कोण में कमी, अर्थात सौर विकिरण के तिरछेपन में वृद्धि होने से सौर ऊर्जा की मात्रा में भी कमी आ रही है। सीधी बात है, हम क्यों कहते हैं कि सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ती हैं कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में किसी भी जगह पे, तो सबसे ज्यादा हमें धूप प्राप्त होती है, यानी सबसे ज्यादा हमें सौर एनर्जी प्राप्त होती है। कब? जब लंबवत पड़ती है, अर्थात सीधी पड़ती है। लेकिन जब उनके किरणों में वृद्धि होने लगती है, 90 डिग्री तक तिरछे होके जा रही है, तो जाहिर सी बात है दूरी बढ़ जाती है, और दूरी बढ़ जाने की वजह से सौर ऊर्जा की मात्रा में भी कमी होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अगर आप जा रहे हो, चाहे नॉर्थ गोलार्ध में चाहे साउथ गोलार्ध में, खुले महासागर के पृष्ठीय सतह के औसत वार्षिक तापमान में कमी आने लगती है। और इसीलिए 90 डिग्री के आसपास जो आर्कटिक ओशन पाए जाते हैं, उसका पानी सामान्यतः ठंडा पाया जाता है। उसके पानी के तापमान में हीट होती ही नहीं है, या बहुत ही कम होती है। 90 डिग्री नॉर्थ पे कहाँ सूर्य की किरणें पड़ रही हैं भाई? नहीं पड़ रही हैं। अंटार्कटिका में देखो बहुत सारे ग्लेशियर जमे पड़े हैं, क्योंकि वहां पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही हैं। इसका मतलब वहां के तापमान में कमी देखने को मिलेगी। तो एक तो पहला चीज समझ में आ गया कि तापमान को निर्धारित करने का पहला कारण क्या हो गया, अक्षांशीय स्थिति कह सकते हो, या फिर आपतन कोण कह सकते हो, या सूर्य की किरणों के तिरछेपन में वृद्धि को कह सकते हो। तो एक तो फैक्टर ये क्लियर हो गया, और इसी चीज को आप मेंस में भी लिख सकते हो। जब मेंस में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है यूपीएससी या यूपीपीसीएस में कि महासागर के तापमान को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए, तो पहला कारण ये हो गया, हेडिंग डाला आपने अक्षांशीय स्थिति, और डिटेल में आपने लिख दिया। फिर उसके बाद कंक्लूजन एक दे दिया, डायग्राम बना दिया इस तरीके से कि 0 से 90 डिग्री पर जा रहे हो तो आपके टेम्परेचर में क्या होगी, कमी होती जाएगी। ऐसे करके आप लिख दोगे, एग्जामिनर को बहुत इंप्रेसिव लगेगा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि भूमंडलीय प्रचलित पवनों का भी तो इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों, भूमंडलीय प्रचलित पवनों के प्रभाव। तीसरा, स्थलीय प्रभाव। चौथा, समुद्री जलधाराओं के प्रभाव। अब इन सभी को डिस्कस करते हैं हम अगले पेज पर। तो पहला तो आपने समझ लिया। अब जरा आ जाओ भूमंडलीय प्रभाव, मतलब भूमंडलीय पवन, हम इसकी बात करेंगे ना। अच्छा, भूमंडलीय पवन किसे कहते हैं पता है आपको? जो भूमंडल पर चलने वाली जो स्थायी पवनें होती हैं, उन्हीं को तो हम कहते हैं। इतना भी नहीं पता है तो मेरे दोस्त, चलो
मान के चलो ये आपका एक समुद्र का वाटर बॉडीज हो गया। अच्छा, ये समुद्र अगर आपको दिख रहा है ना, तो ये वाले जो क्षेत्र दिख रहे हैं, ये वाले जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, या चलो मैं ब्लू कलर कर देता हूं, ये वाले जो क्षेत्र दिख रहे हैं ये कोई ना कोई महाद्वीप होंगे। ध्यान देना, ये कोई ना कोई महाद्वीप होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जरा इमेजिन कर लो अपने दिमाग में या अपने मैप में देख लो कि अगर आप अरब सागर को पढ़ रहे हो, अगर मान लो ये एक अरब सागर है, अरब सागर की स्थिति को हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो हम अरब सागर की बात कर लेते हैं। तो इस तरफ क्या देखने को मिलेगा आपको? भारत देखने को मिलेगा, हमारा प्यारा इंडिया देखने को मिलेगा। और इस तरफ क्या देखने को मिलेगा? अरब सागर के इधर इधर आपको देखने को मिल जाएंगे अरेबियन प्रायद्वीप, यानी कि जो सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, या ईरान वगैरह, ये सब देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि कोई ना कोई महासागर अगर है तो उसके दोनों तरफ देखने को मिलेगा। या फिर अगर आप इसे बंगाल की खाड़ी मानते हो तो इस तरफ तो देखने को मिलेगा आपको इंडिया, बंगाल की खाड़ी की तरफ, इधर हमने लिख दिया इंडिया। लेकिन इस तरफ क्या देखने को मिलेगा? म्यांमार मिलेगा। आसियान देश जो आते हैं ना, म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सारे देश देखने को मिलेंगे। तो कहने का सेंस हो गया कि महासागर के दोनों तरफ स्थल खंड की हम बात करेंगे। तो चलिए अब समझ में आता है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भूमंडलीय पवन अगर जब चलेगी, जैसे भूमंडलीय पवन में आप व्यापारिक पवनों को जानते हैं जो 30 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में चलती है, अर्थात सामान्यतः ये कोरिलेस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हो या दक्षिणी गोलार्ध में, ये 30 डिग्री से चलते हुए 0 डिग्री की तरफ आती है, जिसे हम लोग व्यापारिक पवन भी कहते हैं, सन्मार्गी पवन भी कहते हैं। और 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर जाने वाले जो पश्चिम से पूरब की ओर जाती है उसे हम लोग कहते हैं पछुआ पवन। और साथ ही साथ 90 डिग्री से 60 डिग्री की ओर चलने वाली जो ध्रुवीय पूर्वी पवनें कहलाती हैं। इन सभी के बारे में मैंने ग्लोबल विंड के बारे में ऑलरेडी क्लाइमेटोलॉजी में बता दिया था। बस मैं यहाँ पे अगर नाम बोल रहा हूँ तो इसका मतलब आपको याद हो रहा होगा। और मैंने उस समय भी कहा था कि अगर आप हर चैप्टर को अच्छे से नहीं समझोगे ना, तो एवरी चैप्टर जाके कहीं ना कहीं यूज होगा, कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा, कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करेगा। अगर चैप्टर आपका कमजोर होगा तो आप आगे जाके भी परेशानी उठाओगे, अगर आपका पहले से तैयार होगा तो आप अच्छे से परफॉर्म करोगे क्वेश्चन में। अब जैसे मान लेते हैं कि ये महासागर है, स्थल से समुद्र की ओर चल रही है एक पवन, ध्यान से समझो, और इधर क्या लिख रहा है? समुद्र से स्थल की ओर चल रही है। इट मींस कि दोनों तरफ जो हमारे कॉन्टिनेंट है, तो हमने मान लिया कि स्थल से समुद्र की ओर कोई हवा चली, जिसको हम लोग अपतट पवन कहते हैं या ऑफ शोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफ शोर। पृष्ठीय सतह के जल के स्थानांतरण से समुद्री जल का स्तर कम हो जाएगा और अपवेलिंग के कारण यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। अब ये पूरी बात आपको नहीं समझ में आएगी, मैं समझा देता हूं कैसे समझना है। जैसे मान लीजिए कि यहां से स्थल खंड से एक वायु आ रही है, बहुत तेजी से आ रही है, ठीक है, बहुत ही तेजी से आ रही है वायु। इसने क्या किया? ऊपर के जल को, सामान्यतः ऊपर के जल को क्या किया? धकेलना शुरू कर दिया। किधर ले जा रही है? धकेलते हुए इधर ले जा रही है। किधर? महासागर के दूसरे तट पे ले जा रही है, यानी कि कोई दूसरे महाद्वीप की तरफ ले जा रही है। और इसकी वजह से जो पृष्ठीय सतह के जल का स्थानांतरण जब हो जाता है तो समुद्र के जल स्तर में क्या होगा? यहाँ पे कमी हो जाएगी। और कमी होने का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो नीचे वाला पानी है वो ऊपर आने लगेगा। फिर भाई ऊपर का पानी चला गया तो जो नीचे वाला पानी वो ऊपर आने लगा, और नीचे पानी था दोस्तों ठंडा, और इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया। क्योंकि जो गर्म पानी था वो तो हवाओं ने धोखा, मतलब झटका मारा जोर से, ठीक है, हवाओं का झोंका आया और वो सारा का सारा ले गया, ऊपर का पानी सारा गरम गरम। तो नीचे जो पानी था अपवेलिंग की प्रक्रिया से उसने भरना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई जहां भी पानी ज्यादा होगा वो हमेशा कम की ओर जाएगा। तो नीचे से पानी ऊपर आया और इसने ऊपर की जगह पूरा पानी भर दिया, जिससे टेम्परेचर कम हो गया। और अपवेलिंग का मतलब होता है पानी ऊपर की ओर आना, जो क्षतिपूर्ति करने के लिए होता है, क्योंकि जो यहाँ पे पानी कम हो चुका था इस पानी को भरने के लिए अपवेलिंग की प्रक्रिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ के तट पर आप देखोगे पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। ऑलरेडी पहले से तो था ही था, लेकिन जो हवाएं लेकर आ गई स्थल से समुद्र वाली हवाएं, ऑफशोर विंड, इसकी वजह से यहां पर और अधिक पानी हो गया। तो दो कारण हो सकते हैं, या तो ये पानी सुनामी के तौर पे तटीय क्षेत्रों को डुबो देगा, अदरवाइज नीचे जो है कि पानी चला जाएगा। नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि इसी के साथ पैरेलल ये पानी यहां जा चुका था इसको भरने के लिए, तो यहां से पानी नीचे उतर गया, और इसी को कहते हैं डाउनवेलिंग, अर्थात पानी नीचे आ जाना। और इसकी वजह से क्या हुआ? अनुतट पवन, जिसको हम ऑनशोर विंड कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ के द्वीप की बात करें तो इसके लिए तो ऑनशोर हो गया ना, कि ऑनशोर मतलब अनुतट पवन का मतलब जो समुद्र से स्थल खंड की ओर आ रही हैं, और यहाँ पे जल का भराव हो गया, जिसकी वजह से जल की सतह का तापमान बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये गर्म पानी जो था, यही तो गर्म पानी तैरते हुए यहाँ तक आ गया, और यहाँ तक आने की वजह से यहाँ के जल की सतह का तापमान बढ़ गया, और पानी जो एक्स्ट्रा हो गया वो नीचे चला गया डाउनवेलिंग की प्रक्रिया में। तो ये भी प्रभावित करता है महासागर के तापमान को। कैसे? कि भाई जो तापमान यहाँ पे कम हुआ और जो तापमान यहाँ पे अधिक हुआ, ये कैसे प्रभावित हुआ? हवाओं से प्रभावित हुआ, भूमंडलीय पवनों से प्रभावित हुआ। तो जाहिर सी बात है कि यह भी एक कारण है जिसकी वजह से महासागर का तापमान प्रभावित होता है।
जरा इसको और डिटेल से आप समझ लेते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक आइलैंड बना दिया इस तरीके से, ये और ये बना दिया, इसके बीच में तो ये महासागर हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया महाद्वीप का पश्चिमी तट, ये हो गया महाद्वीप का पूर्वी तट। इन दोनों के बीच में क्या है, महासागर है कोई ना कोई, ठीक। तो यहां पे मैंने लिखा भी स्थलखंड, लेकिन यहां पे हम अक्षांशीय विस्तार के अनुसार चलेंगे। जैसे आप देखो 0 डिग्री की बात कर लेते हैं, फिर 30 डिग्री की नॉर्थ की बात करते हैं, फिर 30 डिग्री साउथ की बात करते हैं, फिर इसके ऊपर जाओगे तो 60 डिग्री की बात करेंगे, इसके ऊपर 90 डिग्री की। तो एक एक करके जरा समझते हैं कि भूमंडलीय पवनों के प्रभाव से समान अक्षांशीय प्रदेशों में महासागर के पूर्वी और पश्चिमी भाग का टेम्परेचर एक समान नहीं होता। समान अक्षांशीय प्रदेश का मतलब क्या हो गया, अगर मैं 0 डिग्री की ही केवल बात कर लूं, एक ही डिग्री की, तो इसके दोनों छोर पे, पूर्वी और पश्चिमी छोर का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं जो तापमान अपने पश्चिमी घाट पर देखता हूं समुद्र का, वही तापमान आपको अफ्रीका या अरेबियन कंट्रीज की तरफ मिलेगा, अरब सागर का। ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि एक ही समान अक्षांशीय रेखा पे आप देखो एक तरफ का टेम्परेचर 0 कम है और एक तरफ का टेम्परेचर अधिक है। ये कैसे हो गया, एक तरफ का टेम्परेचर कम, एक तरफ का टेम्परेचर अधिक, ये कैसे हो रहा है? इसी को तो हम कहते हैं ना कि हवाओं के कारण समान अक्षांशीय पवनों के समान अक्षांशीय प्रदेशों में तापमान एक जैसा नहीं रह सकता। जैसे अपतट पवन से महासागर में पृष्ठीय सतह के स्थानांतरण से जल का स्तर कम हो गया। अपतट पवन का मतलब क्या हो गया, ऑफशोर, अर्थात स्थल खंडों से आने वाली जो हवाएं हैं, जो व्यापारिक पवनें हैं, इस तरीके से स्थल खंडों से हवाएं चल रही हैं, 0 डिग्री की तरफ चल रही हैं। इन्होंने क्या किया, यहां से पूरा धकेला, बहुत जोर से धक्का मारा इन हवाओं के माध्यम से, और ये सारा वाटर यहाँ पे आ गया। यहाँ आते ही इस वाटर का टेम्परेचर तो बढ़ गया क्योंकि ये पानी गर्म वाला था, लेकिन उसी के साथ यहां पे क्या हुआ, वाटर का टेम्परेचर कम हो गया। कैसे? क्योंकि जो गर्म पानी था ऊपर वाला वो तो चला गया दूसरे छोर पे, और नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ गया, जिसको हम अपवेलिंग की क्रिया कहते हैं। क्लियर? तो क्षतिपूर्ति के लिए अपवेलिंग की क्रिया हुई, जिससे जल सतह का तापमान कम हो गया। अब समझ में आ रही है ये चीजें। वहीं अनुतट व्यापारिक पवन से महासागर के जल भराव होने के साथ साथ जल सतह का टेम्परेचर बढ़ गया और डाउनवेलिंग की प्रक्रिया हुई। मतलब जब यहाँ पे जल की सतह का तापमान अधिक हो गया, मतलब जल अधिक से अधिक आ गया हर जगह से घूम फिर के, तो इसकी वजह से यहाँ पे तापमान बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे गर्म जल हो गया। तापमान बढ़ जाने से ये अतिरिक्त पानी या तो द्वीपों को डुबो देता, महासागर के आसपास के जो द्वीप होते हैं या तो वहां जाता, अदरवाइज उसने डाउनवेलिंग प्रक्रिया के माध्यम से नीचे चला गया पानी। और व्यापारिक पवन के महासागरीय पूर्वी भाग में अपतट पवन से टेम्परेचर कम है, यहाँ पे देखो, ठीक है, और वहीं पश्चिमी भाग में इस वाले क्षेत्र में अनुतट पवन से टेम्परेचर अधिक है, व्यापारिक पवन के प्रभावित। अर्थात आप देखो ना कि व्यापारिक पवन दोनों तरफ से चल रही थी और ये पवनें लगातार चल रही थी, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग टेम्परेचर को डिफाइन कर रहे हैं, अलग अलग तापमान को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहां पर आपने क्या समझा कि पश्चिमी भाग में अनुतट पवन से तो टेम्परेचर अधिक हो रहा है, वहीं पछुआ पवन के प्रभाव से पूर्वी तट का टेम्परेचर भी अधिक हो रहा है। एक व्यापारिक पवन से प्रभावित है, एक अनुतट पछुआ पवन से। आप यहाँ पे देख सकते हो, जब ये पछुआ पवन चल रही है तो यहाँ तो टेम्परेचर कम है, यहाँ पे ज्यादा है। तो कॉमन भाषा में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, एक लेमन लैंग्वेज में, कि अगर आपको हवाओं की दिशा का मान पता है, हवाओं की दिशा की वैल्यू पता है, तो जिस दिशा से हवा चलनी शुरू करेगी, जाहिर सी बात है वहां के सारे गर्म पानी को क्या करेगी, दूसरे छोर पर ले जाकर ढकेल देगी जहां तक हवा जाएगी। तो आप इजीली कॉन्सेप्ट लगा सकोगे। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई पछुआ पवन से, ठीक है, पछुआ पवन से महासागर के तापमान में क्या परिवर्तन होता है, ऑप्शन दे देगा 3-4। तो अगर आपको पछुआ पवन की डायरेक्शन पता है कि वो 30 डिग्री से शुरू होकर 60 डिग्री तक जाती है, तो जाहिर सी बात है कि 30 डिग्री के आसपास का जहां से पछुआ पवन शुरू हो रही है वहां पे तो तापमान कम होगा, क्योंकि वहां का सारा गर्म पानी 60 डिग्री की तरफ चला जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपके तैयार रहते हैं तो आपको ज्योग्राफी आसान लगने लगती है, और जब यही नहीं तैयार होता तो परेशानी होती है। अब यहाँ पे चलते हैं कि एक और फंडा देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ लिया था ना, एक तो हमने ये पढ़ा अक्षांशीय स्थिति, एक हमने पढ़ लिया पवन जिससे तापमान परिवर्तन हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे स्थलीय प्रभाव, फिर समुद्री जलधाराओं का प्रभाव, और यहीं से आपका तापमान का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्थल खंडों का जलीय भाग से तापमान का सीधा संबंध कैसे होता है, इसको समझ लो, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 प्रकार के यहाँ पे वाटर बॉडीज की हम बात करेंगे। एक होता है आपका खुला महासागर, एक होता है अंशतः बंद या जलीय भाग जिसे सागर या खाड़ी भी कहते हैं, और एक होता है बंद जलीय भाग जिसे झील या जलाशय कहते हैं। यहाँ पे बंद और खुले का मतलब है कि अगर कोई वाटर की बॉडीज, चाहे वो झील हो, नदी हो, तालाब हो,
अगर वो स्थल खंड से घिरा हुआ है तो उसे हम कहेंगे बंद जलीय भाग, क्योंकि वो चारों तरफ से बंद है। और अगर वो स्थल खंड से घिरा हुआ नहीं है तो उसे हम खुला महासागर कह सकते हैं। लेकिन अगर अंशतः बंद या जलीय भाग है तो इसका मतलब है कि वो 2 या 3 तरफ से जो है कि स्थल खंड से घिरा हुआ और एक तरफ वो खुला है। जैसे बंगाल की खाड़ी को देख लो, अगर आप बंगाल की खाड़ी की बात करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ देश आते हैं आपके, म्यांमार वगैरह। तो ये जो हिस्सा है ये तीनों तरफ से तो घिरा हुआ है ना स्थल खंड से, केवल नीचे एक ही तरफ तो जो है कि खुला है हिंद महासागर में। इसका मतलब है कि ये कैसा हो गया, अंशतः बंद जलीय भाग। ऐसे ही आप इधर देख लो, इधर आपको मिलेगा अरब प्रायद्वीप, तो यहाँ पे जो है कि अरब सागर की बात करें तो ये इसी को कहा जाता है और इससे भी तापमान निर्धारित होता है। जैसे अगर हम बात करें खुले महासागर की बात करें तो यहाँ पे आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, इधर साउथ अमेरिका मिलेगा। इन दोनों के बीच में अटलांटिक महासागर है। और जैसे जैसे आपकी देशांतरी दूरी में वृद्धि होगी, यानी दोनों स्थल खंडों के बीच में दूरी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब है स्थलीय प्रभाव कम होगा और वार्षिक तापांतर भी आपका कम होता जाएगा। यानी तापमान में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। तापमान में परिवर्तन कब होता है, जब स्थल खंड का प्रभाव ज्यादा होता है। और जब तापमान में परिवर्तन ज्यादा ऊपर नीचे होता है तो तापांतर भी ज्यादा हो जाता है, यानी तापमान में अंतर भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब स्थल खंड का प्रभाव ही बहुत कम होता जा रहा है तो महासागर का तापमान भी एक न्यूट्रल अवस्था में होता है, ना तो ज्यादा बढ़ेगा ना ज्यादा घटेगा। इसका मतलब हो गया कि वार्षिक तापांतर भी आपका कम हो गया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब इस तरीके से आप प्रशांत महासागर को भी कर सकते हो, अटलांटिक महासागर को भी कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें अंशतः जलीय भाग की बात करते हैं तो यहां पर देख लो, जिसे सागर या खाड़ी भी कहते हैं। यहां पर देखिए ये 3 तरफ जो है कि महाद्वीप हो गए, ठीक है, और यहाँ बीच में बेचारा जो है कि थोड़ा सा वाटर बॉडीज है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिल जाएगा या अरेबियन सी देखने को मिलेगा। फिर यहीं पे बंद जलीय भाग का मतलब होगा जैसे चारों तरफ से स्थल खंड है। जैसे हमारे देश के अंदर पाए जाने वाली बहुत सारी नदियां, झील, तालाब, इनसे भी तो तापमान प्रभावित होता है, लेकिन ये बंद जलीय भाग में आते हैं। तो ये तीनों कैटेगरी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिख रहा है कि वार्षिक तापांतर अधिक होगा जितना अधिक स्थलीय प्रभाव होगा। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि तापांतर का मतलब क्या, हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो तापांतर का मतलब होता है दिन और रात के तापमान में अंतर कितना है। मान लेते हैं किसी वाटर बॉडीज का दिन में तापमान है अगर दोस्तों 17 डिग्री सेल्सियस और उसी वाटर बॉडीज का रात में तापमान हो जाता है 11 डिग्री सेल्सियस, तो इन दोनों में अंतर कितना आ गया, इन दोनों में अंतर आ गया लगभग 6 डिग्री सेल्सियस का। इसी को हम कहते हैं तापमान में अंतर होना। लेकिन अगर यही वाटर बॉडीज खुले महासागर में होती, कहां पे होती, खुले महासागर में, यानी कि जो स्थल खंड से नहीं घिरी होती, तो उसका अगर हम दिन की बात करें तो दिन में अगर मान लो इसका तापमान होता केवल 17 डिग्री सेल्सियस और रात में पता है कितना होता, बहुत होता तो 16 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो जाता नाइट में, तो अंतर कितना हो गया, केवल 1 डिग्री सेल्सियस का। क्यों, क्योंकि तापांतर नगण्य होता है जहां पे वो स्थल खंड से नहीं घिरी होती है। लेकिन तापांतर कहां पे ज्यादा होगा, जहां पे वो स्थलीय प्रभाव से ज्यादा घिरी होते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। और आगे समझते हैं, स्थलीय सतह की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, बिल्कुल सही बात। ऊष्मन और शीतलन दर अधिक होता है। स्थलीय सतह की बात हो रही है क्योंकि जो आपकी जल की सतह होती है, जल होता है, जो वाटर बॉडीज होता है, सामान्यतः इनकी अगर हम बात करें तो इनका आपकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो ज्यादा होती है। यानी कहने का मतलब हो गया कि जल जितनी जल्दी गर्म होता है, मतलब जितनी धीरे धीरे गर्म होता है उतना ही धीरे धीरे ठंडा होता है। लेकिन उसकी अपेक्षा अगर आप स्थल खंड की बात करोगे तो स्थल खंड आपका जल्दी जल्दी गर्म होता है और जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा कम हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, इसीलिए वार्षिक तापांतर का सीधा संबंध पड़ता है स्थलीय प्रभाव से। भाई जितना अगर स्थल का प्रभाव ज्यादा होगा नदी या झील या तालाब या समुद्र पे, उतना ही उसका तापांतर भी अधिक होगा। उत्तरी गोलार्ध में अगर आप गौर से देखो तो स्थल खंडों की अधिकता है। आपको पूरा कनाडा उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा, पूरा अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा, पूरा लैटिन अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा, आधे से अधिक अफ्रीका आपको उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा, यानी 0 डिग्री के ऊपर। आप पूरा देखो एशिया पूरा आपको उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा, पूरा यूरोप उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा। देख पा रहे हो, अगर आपके सामने रूम में या लाइब्रेरी में जहां भी आप इस क्लास को देख रहे हैं तो वहां अपने मैप पर जरा एक बार नजर दौड़ा लो। 0 डिग्री के ऊपर आपको स्थलखंड ज्यादा मिलेगा, जबकि 0 डिग्री के नीचे अगर आप देखोगे तो दक्षिणी गोलार्ध में आपको क्या मिलेगा, स्थलखंड कम मिलेगा। थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, थोड़ा सा बचा खुचा अफ्रीका का पार्ट आ जाएगा और एक बड़े स्तर पे साउथ अमेरिका का पार्ट आ जाता है, बाकी और कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो वार्षिक तापांतर कहां पे अधिक होगा, उत्तरी गोलार्ध में, जबकि अपेक्षाकृत दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वहां पे जब स्थल का प्रभाव ही कम है तो वहां के तापमान का प्रभाव भी कम होगा
और इस वजह से उसमें अंतर भी कम आएगा महासागर के टेम्परेचर में। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड की अधिकता होने की वजह से वहां पे तापांतर में भी परिवर्तन ज्यादा होगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वार्षिक तापांतर भी वहां पे ज्यादा होगा। दूसरा, अगर हम एक इंपैक्ट समझने का प्रयास करें कि देशांतरी दूरी जहां पर ज्यादा बढ़ती जाएगी उसी के साथ साथ स्थलीय प्रभाव भी कम होता जाएगा। जैसे साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में काफी दूरी है, इस वजह से महासागर का वार्षिक तापांतर भी कम होता जाएगा। कहने का सेंस क्या हो गया कि जितना अधिक आपकी दूरी बढ़ती जाएगी देशांतर की, उतना ही कम होता जाएगा स्थल का प्रभाव और उतना ही वार्षिक तापांतर भी आपका कम होता जाएगा। फिर इसके बाद बात करें, निम्न अक्षांशीय प्रदेशों में स्थल खंड के टेम्परेचर अधिक होते हैं। हाँ भाई, ये तो होते हैं, ये तो हमें पता है, क्योंकि 0 डिग्री के आसपास होने की वजह से तापमान वहां पे ज्यादा होता है और यहाँ पे बंद जलीय भाग अगर ज्यादा पाया जाता है, बंद जलीय भाग, तो अंशतः बंद जलीय भाग और खुले महासागर का तापमान अधिक कैसे होगा। सर्वाधिक तापमान किसका मिल रहा है, ये क्रोनोलॉजी लगा दी गई कि भाई निम्न अक्षांशीय प्रदेशों में देखोगे तो बंद जलीय भाग का तापमान सबसे अधिक होगा, फिर उससे कम अंशतः बंद का और सबसे कम होगा खुले महासागर का। तो सर्वाधिक किसका अंतर होगा, किसका जो है कि ज्यादा होगा तापांतर, बंद जलीय भाग का। और अगर हम इसी तरीके से ऊपर की ओर देखें कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में हिमाच्छादित सतह, अगर हम बात करते हैं उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में हिमाच्छादित स्थलीय सतह के प्रभाव से जल की सतह का तापमान कम होता है। यानी जो आप 90 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री, 70 डिग्री के आसपास देखते हो तो वहां पर जो हिमालय की मतलब जो अक्षांशीय प्रदेश होते हैं वो बर्फ से ढके हुए होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे जल का सतह का तापमान कम होता है। तो खुले महासागर और अंशतः बंद जलीय भाग की अपेक्षा स्थल खंडों से घिरे हुए जल की सतह का तापमान कम होता है, बंद अंशतः जल है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो बंद जलीय भाग है यहाँ पे इनका तापमान कम कैसे हो गया, क्योंकि ये ऐसी जगहों से घिरे हैं जो बर्फ से ढके हुई है। अगर यही चीज स्थल खंड से घिरी होती 0 डिग्री के आसपास तो इनका तापमान बहुत अधिक हो जाता तापांतर। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर हमने देख लिए तापमान को प्रभावित करने का, एक ये भी कारण है। एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है जलधाराओं का प्रभाव। तो यहां पर अब आप देखोगे कि जलधाराओं का प्रभाव कैसे होता है। भाई ठंडी जलधारा अगर गर्म क्षेत्र में जा रही है तो जाहिर सी बात है वहां का तापमान अलग हो जाएगा, और अगर गर्म जलधारा ठंडे क्षेत्र में जा रही है तो जाहिर सी बात है वहां का तापमान भी अलग हो जाएगा। तो ये भी प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जलधाराओं के द्वारा विभिन्न अक्षांशों के मध्य ऊष्मा का स्थानांतरण किया जाता है। अगर ठंडी जलधाराएं ठंडे क्षेत्रों से आकर गर्म क्षेत्रों में जा रही हैं तो जाहिर सी बात है गर्म क्षेत्रों में क्या करेंगी, थोड़ी बहुत ठंडी पैदा करेंगी, थोड़ा ठंडा का माहौल करेंगी, क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण कर रही है, और इसकी वजह से जल के सतह के तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आने वाली ठंडी जलधाराओं से जल की सतह का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे 90 डिग्री से आने वाली, 80 डिग्री से, 70 डिग्री से, 60 डिग्री से आने वाली जो जलधाराएं हैं इनका तापमान ऑलरेडी कम होता है। जब ये 0 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री की तरफ आती हैं जलधाराएं तो सामान्यतः यहाँ के जल का तापमान भी कम कर देती हैं। और वहीं निम्न से उच्च की ओर जाने वाली गर्म जलधाराएं से क्या होता है, जल सागर के तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो ये दोस्तों आपने समझ लिया महासागर के तापमान की बात है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक शुरू होगा वो होगा लवणता। महासागर की लवणता कैसे निर्धारित हो रही है। फिर एक तीसरा टॉपिक आएगा महासागर की जलधाराएं। उसके बाद आपकी ओशिनोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो यहां तक वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि रहेगा महासागर की लवणता। तो अगला लेक्चर आपका लवणता होगा, और पॉसिबल अगर मेरा हुआ तो मैं उसी में आपको क्या करूंगा, जलधाराओं को भी पढ़ा दूंगा। किसे, जलधाराओं को भी पढ़ा दूंगा, ताकि आपका वो भी लेक्चर कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।